ओके। आज का वीडियो हम बना रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन द ब्रिटिश टाइम पीरियड। ब्रिटिश शासनकाल के समय में भारत में शिक्षा का विकास कैसे कैसे आगे बढ़ा। आज हम वैसे इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस टॉपिक पे ज़रा थोड़ा सा जो हमारी हिस्टोरिकल एंशियंट टाइम पीरियड में रही है उस पर भी ज़रा थोड़ा बहुत डिबेट कर लिया जाए। तो जब मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ शिक्षा के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए इंडियन कल्चर में और वैदिक टाइम पीरियड में किस प्रकार की शिक्षा रही होगी। अमूमन आप सभी लोग जान सकते हैं। शिक्षा के विकास में आप शिक्षा देख सकते हैं। ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में पहले क्या पढ़ाए जाते थे? पढ़ाने में होता था वेद पढ़ाए जाते थे, ऋग्वेद पढ़ाया जाता था, उपनिषद पढ़ाए जाते थे, वेदांग पढ़ाए जाते थे। यानी कि भारत में रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों को पढ़ाया जाता था। एक शिक्षा के विकास में इस प्रकार का था। और जब भारत में इस्लामिक योद्धा आए या वो लड़े और उन्होंने भारत पर अपना कब्जा किया, उसे हमने अपने अंडर रखा, तो भारत में शिक्षा के विकास में इस्लामिक शिक्षा आने लगी। इस्लामिक शिक्षा में भी आप कई सारे हदीस देख सकते हैं, कुरान देख सकते हैं, गहन अध्ययन होता था इन सभी विषयों पर। लेकिन जब उसके बाद भारत में मॉडर्न टाइम पीरियड और ब्रिटिशर्स आए, तो शिक्षा के विकास में एक नया ही चेंज आने लगा। और राजा राम मोहन रॉय जैसे विद्वान उन व्यक्तियों में शामिल थे जिन्होंने भारत में वेस्टर्न एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन को बहुत ज़्यादा तरजीह दी और कहा कि नहीं, भारतीयों का जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो सिर्फ इसी टाइम में हो सकता है। जो तो भारत में शिक्षा का विकास एक्चुअली माना कहाँ से जाता है? तो आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सर होता है, तो उसके बाद एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरे बंगाल पर कब्जा हो चुका था। और अब ये समय आ चुका था कि भारत में कहीं ना कहीं मॉडर्न एजुकेशन को इसलिए भी आगे बढ़ाया जाए कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसे कंपनी में काम करने के लिए और पूरे भारत में काम करने के लिए जो अपने क्लर्क थे वो इंग्लैंड से ना लाने पड़े। तो उन्हें एक ऐसा भारतीय चाहिए था जो मेंटली रूप से ब्रिटिशर्स हो लेकिन दिखने का इंडियन हो। तभी वो ब्रिटिश गुड्स को भी ज़्यादा यूज़ करेगा और ब्रिटिश कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड भी ज़्यादा उससे बढ़ेगा और ब्रिटिशर्स के सपोर्टर भी भारत में बढ़ेंगे। तो इस सब बात को ध्यान में रखते हुए पहला 1781 में कोलकाता में एक मॉडर्न मदरसा की स्थापना की गई, जो कि भारत का पहला मॉडर्न मदरसा भी कहा जाता है। इसके बाद जोनाथन डंकन एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना करी थी बनारस में। बनारस में उन्होंने संस्कृत कॉलेज को इस्टेब्लिश किया और संस्कृत एजुकेशन को भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की बात की गई। इसके बाद जो सबसे मॉडर्न सोसाइटियों में से एक आती थी उसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी के बारे में कई बार प्रश्न भी पूछा गया है और प्रश्न पूछने के टाइम में इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि फैक्चुअल जो चीज़ें हैं इस वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्टैब्लिशमेंट हुआ 1784 में और इसकी स्थापना करी विलियम जॉन्स ने। अच्छा, इसके पीछे क्या रीजंस रहे होंगे कि इसको इस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या किन किन बातों को ध्यान में रखा गया होगा? तो पहला, एशियाटिक सोसाइटी इसलिए बनाया गया ताकि जो इंडियंस ग्रंथ हैं, जैसे श्रीमद् भगवत गीता हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इन सब का इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन किया जाए। और इनको ट्रांसलेशन करने के लिए एशियाटिक सोसाइटी ने बहुत अच्छा काम भी किया। जैसे श्रीमद् भगवत गीता को विलिकिंस चार्ल्स विल्किंस साहब ने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसे ब्रिटिशर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट माना जाता है और काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में पता लगा। अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, कालिदास जी की जो बुक थी हितोपदेश हो गया, सब इसी सोसाइटी ने क्या किया, इसको ट्रांसलेट किया। हाँ, जबकि नोट करने वाली बात यह है 1776 में सबसे पहला जो ग्रंथ था जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ वो था मनुस्मृति। उसे किस नाम से जानते हैं? मनुस्मृति को इंग्लिश भाषा में जब ट्रांसलेट किया गया तो उसे किस नाम से जानते हैं? आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिएगा। तो इस जब बात होने लगी, चर्चा होने लगी, तो उसके बाद एक व्यक्ति हुआ करते थे चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट के मन में कहीं ना कहीं ये आइडिया था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को आगे कैसे बढ़ाया जाए और उस पर उन्होंने खूब सारा काम भी किया। और जब ये आगे बढ़ रहा था, यही दौर था, तो उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड कुछ काम करना स्टार्ट किया था। लेकिन इसी टाइम पीरियड में भारत में एक कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट हुआ
और उस कॉलेज बल्कि उसे हम काफ़ी क्लास में पढ़ाते हैं, जब हम लॉर्ड वेलेस्ली को पढ़ाते हैं गवर्नर जनरल, तब भी उसके बारे में जिक्र होता है। तो 1800 में 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड में कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज क्यों बनाया गया? फोर्ट विलियम कॉलेज अंग्रेजों ने अपने ही इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बनाया, क्योंकि उस समय तक जो इंडियन सिविल सर्विसेज, जो भारतीय में काम करने वाले जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते थे, उनकी ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड की बजाय भारत में हो ये ज़्यादा अच्छा था, तभी वो भारत को ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इस कॉलेज की स्थापना करी, और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, बल्कि किसकी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके समय में हुई। तो आगे जरा हम जब इसमें बढ़ें तो आगे देखिए जरा, उसके बाद आया एक 1800 के बाद अगला जो टॉपिक आया वो आया फिल्ट्रेशन थ्योरी से बोलते हैं, अधोमुख सिद्धांत उसे कहते हैं। अधोमुख सिद्धांत क्या था, फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या था? एक्चुअली क्या था कि ब्रिटिशर्स में ये डिबेट होने लगा कि हम ऐसा काम करते हैं इंडिया में। फिल्ट्रेशन थ्योरी के अंतर्गत इस बात पर चर्चा हुई कि भारत में जो इलीट क्लास है, इलीट क्लास कहने का अर्थ क्या है, जो अपर क्लास है उसे आप क्या कर लीजिए, उसे आप एजुकेट कर लीजिए, और नीचे वाला अपने आप क्या हो जाएगा, एजुकेटेड हो जाएगा। और फिर वो एजुकेशन जो है ना, वो ऊपर क्लास से नीचे की ओर वो छन के आएगा, फिल्टर होके आएगा। और जब अपर क्लास एकदम एजुकेटेड होगी तो नीचे अपने आप क्या हो जाएंगे, एजुकेटेड लोग होने लगेंगे। इस बारे में चर्चा होने लगी। इसी दौरान में, इसी टाइम पीरियड में लॉर्ड मैकाले एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, और ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में थे, और इन्हीं की चेयरमैनशिप में, उन्हीं के टाइम पीरियड में लॉ कमीशन भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और उन्हें जब इस बात पर काम करने के लिए दिया गया कि एजुकेशन सेक्टर में क्या काम किया जा सकता था, तो उन्हें उनके मन में एक आइडिया आया चार्ल्स ग्रांट जी का। उन्होंने कहा क्यों ना भारत में इंग्लिश एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तो विद द रिकमेंडेशन ऑफ लॉर्ड मैकाले, इंग्लिश एजुकेशन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है वो लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा के आधार पर लागू किया गया। और इसी समय में 1835 में इंडिया का पहला मेडिकल कॉलेज स्टैब्लिश किया गया कोलकाता में। और जब यही टाइम पीरियड आगे बढ़ रहा था तो 1847 में रुड़की में IIT रुड़की की स्थापना की गई, और जो कि भारतीय इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट था, चाहे वो कोलकाता का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो IIT रुड़की हो। इस फेज में और क्या काम हुए, एजुकेशन सेक्टर में लॉर्ड डलहौजी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनके समय में बहुत कुछ काम हुआ। लेकिन लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में 1854 में एक कमीशन बनाया गया, जिसे चार्ल्स वुड डिस्पैच भी बोलते हैं। मिस्टर चार्ल्स की अध्यक्षता में ये कमीशन बनाया गया था 1854 में, और उनसे ये बताया गया था कि बताइए भारत में किस प्रकार का एजुकेशन रिफॉर्म्स हो सकते हैं, एजुकेशन में किस प्रकार के रिफॉर्म्स अब करने हैं हमें। तो उन्होंने अपने रिकमेंडेशन दिया, और उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया मैं बता देता हूँ आपको। पहला प्रश्न तो ये बनता है कि जो चार्ल्स वुड डिस्पैच था वो किस एजुकेशन से रिलेटेड था, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन या हायर एजुकेशन। तो आंसर होगा कि चार्ल्स वुड डिस्पैच वाज रिलेटेड विद द यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशन। पहला, इसने वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट किया। चार्ल्स वुड डिस्पैच ने वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट किया, और उन्होंने कहा है कि जो अपर एजुकेशन होगा वो इंग्लिश मीडियम में होगा, नीचे वाला नहीं। अपर एजुकेशन के लिए उन्होंने कंपलसरी किया कि उन्हें अंग्रेजी में होना चाहिए, और ये भी उन्होंने कहा था, उसमें एक जो प्रोविजन उनका था, उन्होंने ये भी कहा था कि जो आपकी बेसिक एजुकेशन है, जो नीचे लेवल का एजुकेशन है, उसे आप लोकल लैंग्वेज में कराइए, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ जब बच्चा अपर एजुकेशन में जाएगा तो इंग्लिश उसके लिए कंपलसरी की जाएगी, ठीक है। और उन्होंने क्या प्रोविजन की, उनका एक प्रोविजन और है, उन्होंने विलेज लेवल पर हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में एंग्लो वर्नाक्युलर लैंग्वेज यानी एंग्लो लैंग्वेज को उन्होंने सपोर्ट किया, यानी दोनों भाषाओं में पढ़ाया जाए, मैट्रिक भी और इंटरमीडिएट भी, दोनों जगह ही। फिर उन्होंने पहला पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया 1855 पर, इनकी ही रिकमेंडेशन के बेस पर हुई। हिंदी में से कहते हैं लोक शिक्षा विभाग, इन्होंने इसकी स्थापना करी।
और इन्होंने कहा कि जो आपका क्या है, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं या प्राइवेट जो स्कॉलरशिप दी जाती हैं स्टूडेंट्स को, उन्हें उन्होंने क्या कहा, इन्हें ज़्यादा और ज़्यादा दिया गया। और इसका एक इम्पॉर्टेंट काम था, वो इम्पॉर्टेंट काम ये था कि इन्होंने कहा था कि विमेन एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाए। विमेन एजुकेशन, फर्स्ट कमीशन ऑफ इंडिया हु सपोर्ट द विमेन एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, आगे देखेंगे जरा। उसके बाद अगला पॉइंट जो आता है, उन्होंने रिकमेंडेशन किया कि कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में भी किसकी स्थापना की जाए, कॉलेजेस की इस्टेब्लिशमेंट की जाए। और इन्हीं के रिकमेंडेशन के बेस पर भारत में जो 1857-58 में 3 कॉलेजेस, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में 3 कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट किया गया, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1857 में किया गया। इसके बाद अगला कमीशन क्या था, अगले कमीशन में हम चर्चा कर ले रहे हैं। अगला था हंटर कमीशन, जिसे बनाया गया था 1882 में। हंटर, लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में ये बनाया गया था कमीशन, एंड इट वाज मेनली रिलेटेड विद द प्राइमरी एजुकेशन। ये प्रश्न बहुत बार सीडीएस में पूछा गया है और अदर भी एग्जाम में पूछा गया है कि जो हंटर कमीशन था वो किस एजुकेशन से रिलेटेड था। W हंटर ने बुक भी लिखी थी, इंडियन मुसलमान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उन्होंने कहा था कि सरकार जो है वो प्राइमरी एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे और केवल ये बेसिक लैंग्वेज में होना चाहिए, और इसमें अगर आप चाहते हैं सपोर्ट इंग्लिश एजुकेशन तो अभी ना दिया जाए, ज़्यादा बल ना दिया जाए। और इन्होंने एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आज भी जिसकी हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमी खलती है, इन्होंने कहा था जो हाई स्कूल की एजुकेशन होती है वो ऑक्यूपेशन बेस्ड होनी चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा पर आधारित होनी चाहिए। और इसके बाद भारत में 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी और 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई, इनकी रिकमेंडेशन आने के बाद। और उसके बाद आया रेले कमीशन। रेले कमीशन 1902 में आया, ये लॉर्ड कर्जन के समय में आया था। कुछ खास प्रोविजन नहीं थे, ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन से रिलेटेड था। और उन्होंने कहा था कि जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, उनकी जो फ्रीडम है उसे लिमिटेड किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो एक टेररिज्म फेज या एक्सट्रीमिस्ट फेज या मूवमेंट जो है वो ज़्यादा निकल रहे हैं इन कॉलेजेस से। और इसी कमीशन के बेस पर आया था 1904 का यूनिवर्सिटी एक्ट, जो कि इम्प्लीमेंट कर दिया गया था और सारे कॉलेजेस को भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया था और उन्हें बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया गया था, ताकि यहाँ से किसी भी प्रकार का रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ना निकल पाए। फिर एक जो और था 1913 में एक ऑफिशियल, जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट प्रस्ताव आया था एक, इसके अंतर्गत ये बोला गया था 1913 में, आप हेडिंग भी डाल सकते हैं, 1913 का सरकारी प्रस्ताव यानी गवर्नमेंट रेजोल्यूशन। इसमें यह कहा गया था कि हर स्टेट में एक यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। और गोपाल कृष्ण गोखले ने इसी समय पर डिमांड किया था कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए प्रत्येक भारतीय को, लेकिन इस पर कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ, इसे रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन हमने फिर भी इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया आपको। इसके बाद आया सैडलर कमीशन भारत में। सैडलर कमीशन 1917 में आया, 1917 में आया, 1919 में इसकी रिपोर्ट्स इंप्लीमेंट हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी 2017 में हमने इसके 100 वर्ष मनाए थे और मुझे आज भी पता है मीडिया में और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में खूब डिबेट किया था कि आखिर हमने 100 साल में क्या चेंज किए। आज जो आपको एजुकेशन सिस्टम है वो मूलतः बेसिकतः इसी से रिलेटेड है, इसी पर डिपेंड है, यानी इसके ज़्यादातर प्रोविजन आज फॉलो होते हैं इंडियन एजुकेशन में। तो उन एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या था, मिस्टर सैडलर जी ने अपना क्या क्या रिकमेंडेशन दिया था। पहला, ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन से रिलेटेड था और सैडलर जी ने कहा कि 1904 जो रेले कमीशन के बेस पर जो 1904 का यूनिवर्सिटी एक्ट आया है वो बहुत बेकार है। इन्होंने खूब क्रिटिसाइज की। इन्होंने कहा आपने यूनिवर्सिटी की जो फ्रीडम है उसे स्क्वीज किया है और उसकी वजह से उन पर बैड इंपैक्ट पड़ा है। दूसरा, इन्होंने क्या बोला, जो आपका एजुकेशन होगा 12th तक का वो 12 साल का होगा, यानी 12th तक होगा, इंटरमीडिएट तक का होगा। और आफ्टर इंटरमीडिएट अ स्टूडेंट कैन टेक एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी, यानी 12वीं की शिक्षा के बाद ही कोई छात्र कहाँ एडमिशन ले सकता है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। और वहां पर जो ग्रेजुएशन होगा वो 3 साल का होगा, 3 ईयर ग्रेजुएशन। और उस 3 साल की ग्रेजुएशन के बाद ही
कोई भारतीय किसमें पार्टिसिपेट करेगा? इंडियन सिविल सर्विसेज में भाग लेगा। अब आप समझिए सैडलर कमीशन की रिपोर्ट और आज जो इंप्लीमेंट है, आज जो टाइम पीरियड में है, वो कितने सिमिलर है, एक दूसरे कितने मिलते हैं। इस समय भारत में कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज भी स्टैब्लिश हुई, जैसे मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर यूनिवर्सिटी 1916 में स्टैब्लिश हुई। बनारस विश्वविद्यालय, बनारस यूनिवर्सिटी 1916 में स्टैब्लिश हुई। पटना विश्वविद्यालय 1917 में स्टैब्लिश हुआ। उस्मानिया यूनिवर्सिटीज 1918 में स्टैब्लिश हुआ। अलीगढ़ विश्वविद्यालय 1919 में और लखनऊ यूनिवर्सिटी 1921 में स्टैब्लिश हुए, इसी के रिकमेंडेशन के बेस पर। अब जरा ध्यान दें, ये इतने यूनिवर्सिटीज भारत में बन गई और उसके बाद आगे सैडलर कमीशन की रिपोर्ट के बाद क्या हुआ? एक कमीशन और था जिसने अपनी रिपोर्ट दी कि क्या क्या होना चाहिए। उससे पहले मैं कुछ बता दूं, 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, उसमें डुअल गवर्नमेंट सिस्टम आया था और डुअल गवर्नमेंट सिस्टम के अंतर्गत जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था वो दे दिया गया था जो ट्रांसफर पावर थी। अगर आपने उसको पढ़ा हो अच्छे से 99, तो उसमें एक रिजर्व पावर था, दूसरा ट्रांसफर पावर था। ट्रांसफर पावर में स्टेट को दे दी गई थी, तो स्टेट ने कुछ ज़्यादा अच्छे से काम किया। इसके बाद जो अगला कमीशन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हार्टोग कमीशन। हार्टोग कमीशन आया था 1929 में और इन्होंने कहा था कि जो अच्छे स्टूडेंट हैं उन्हें हायर एजुकेशन के लिए क्या दी जानी चाहिए? स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए। और इन्होंने कहा था कि प्राइमरी एजुकेशन और नेशनल एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट इन्होंने दिया था। अगर पूछ लिया जाए कि हार्टोग कमीशन या हार्टोग रिपोर्ट या हार्टोग एजुकेशन रिपोर्ट वाज रिलेटेड विद, तो प्राइमरी एजुकेशन एंड नेशनल एजुकेशन से रिलेटेड था। इसके बाद अगला जो एजुकेशन की रिपोर्ट आई थी वो थी वर्धा योजना 1937। वर्धा, ये महात्मा गांधी के पेपर हरिजन में छपा था। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। हरिजन गांधी जी का न्यूज़पेपर था। 1937 में उन्होंने अपने पेपर में से पब्लिश किया और अपने पब्लिश पेपर में उन्होंने क्या कहा? पहला, उन्होंने कहा कि ये एजुकेशन ऐसा एजुकेशन होना चाहिए जहां छात्र ऑक्यूपेशन बेस्ड एजुकेशन करे, व्यवसाय पर शिक्षा, व्यवसाय पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए। और क्या बोला इन्होंने? मातृभाषा जो हमारी मदर टंग है उस पर भी बहुत काम होना चाहिए और एक ऑक्यूपेशन तो होना चाहिए। और दूसरा, फ्री एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। गांधी जी की ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोविजंस थे और उन्होंने इसी पे ये कहा था कि फ्री एंड एजुकेशन होना चाहिए। फिर अगला देखिए, अगला जो पॉइंट आएगा, अगला पॉइंट उसके बाद जो है सार्जेंट कमीशन आया था और गांधी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होना चाहिए। अब देखिए आगे क्या क्या आया प्रोविजन, मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा था गांधी जी ने वर्धा प्लान में ही 6 से 11 साल तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन होना चाहिए। हु वाज द फर्स्ट पर्सन? गोपाल कृष्ण गोखले ने पहले कहा था कि फ्री एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन गांधी जी वाज द फर्स्ट पर्सन हु सेड अबाउट द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। फ्री होना चाहिए लेकिन कंपल्सरी, अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। कितने साल? 6 से 11 साल तक के बच्चों के लिए। और उसके बाद बड़ौदा भारत का एक ऐसा राज्य भी था जिन्होंने 1906 में फ्री एजुकेशन पहले ही इम्प्लीमेंट कर चुके थे, लेकिन गांधी जी ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर बाद में कहा, पहले व्यक्ति जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कहा। उसके बाद आज़ादी के बाद बना भारत में 1947 में आज़ाद हो गया। 1948 में बना राधा कृष्ण कमीशन। राधा कृष्ण कमीशन जो मेनली रिलेटेड था वो थे यूनिवर्सिटी एजुकेशन से रिलेटेड और उन्होंने भी कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए। उन्होंने कहा भाई स्कूल जो एजुकेशन होता है वो 12 साल का होगा, 12 तक का होगा और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए उन्होंने ग्रेजुएशन को कंपल्सरी बताया और इन्हीं के ही रिकमेंडेशन के बेस पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे आप यूजीसी के नाम से जानते हैं, 1953 में इस्टेब्लिश हुआ था। इन्होंने कहा था एजुकेशन 3 बेसिस पर होना चाहिए। वो 3 बेसिस होना चाहिए। पहला जनरल एजुकेशन, सामान्य शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, ऑक्यूपेशन एजुकेशन एंड नैतिक शिक्षा, एथिकल एजुकेशन। इन्होंने कुछ यूजीसी इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद जो भारत में सबसे रेवोल्यूशनरी जो एजुकेशन सिस्टम था वो था कोठारी कमीशन, 1964 में बना था। कोठारी कमीशन ने एक ही रिकमेंडेशन की थी। उन्होंने कहा था यार ठीक है, आप एजुकेशन जैसे चल रहे वैसे चलिए, चलाइए, लेकिन अपने जीडीपी का 6%
आप एजुकेशन पर खर्च करिए, एजुकेशन अपने आप सही हो जाएगा। जीडीपी का 6%। और मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि प्रेजेंट टाइम में हम अपनी जीडीपी का कितना परसेंट एजुकेशन पे खर्च करते हैं। मुझे नहीं लगता 2% से ज़्यादा होगा, आप मुझे बताइएगा। फिर ये आया। फिर उसके बाद 7वीं अनुसूची में, स्वतंत्रता के समय 7वीं अनुसूची में शिक्षा का जो रखा गया, आज शिक्षा जो विषय है वो स्टेट के पास है, एजुकेशन स्टेट के पास है। उसके बाद राजीव गांधी के समय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 1986 में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर मैंने काफ़ी समय क्लास में चर्चा की भी है कि राजीव गांधी ने कैसे उस पर काम किया। उसके बाद उसमें संशोधन भी हुआ 1990 के टाइम पीरियड में। और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी कार्यक्रम में और इसी दौर में बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसे हम कहते हैं एक मील का पत्थर साबित हुई। अंडर द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 एजुकेशन को हर बच्चे का, हर भारतीय का मौलिक अधिकार बना दिया गया, फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया और इसे रखा गया भारतीय संविधान के आर्टिकल 21A में। लेकिन इसे देखिए 2002 में ये आ चुका था, लेकिन इसे इंप्लीमेंट करने में कितना टाइम लग गया था। इस अधिकार को लागू करने में कितना समय लगा देखिए, 1 अप्रैल 2010 को ये अधिकार इंप्लीमेंट हुआ, इतना गैप रहा। इसी बीच में मैं कुछ और बता देता हूँ आपको। मिड डे मील प्रोग्राम ने स्कूल की दशा बदल दी थी और दिशा भी बदली। 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील प्रोग्राम आ गया था। 2000-2001 में सर्व शिक्षा अभियान अटल बिहारी वाजपेयी जी का आ गया था और उसके बाद ही ये अमेंडमेंट लाया गया था। और अटल बिहारी जाते जाते एक काम और कर गए थे 2004 में, वो लागे थे कस्तूरबा गांधी नवोदय विद्यालय गर्ल्स के लिए स्पेशली ये प्रोग्राम। ठीक है, तो 2010 में कंपलसरी एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स के रूप में इंप्लीमेंट हो गया। फिर हम लास्ट में जरा देखें, एक कमेटी बनी थी भारत में 2015 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उस कमेटी का नाम था TS सुब्रमण्यम कमेटी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए कि भारत में क्या काम हो शिक्षा के क्षेत्र में। और वो अपनी रिपोर्ट में बहुत डिले कर गए। तब फिर 2018 में उनके साथ एक हेल्प के लिए एक और पर्सन जुड़े गए, के कस्तूरीरंगन समिति। और के कस्तूरीरंगन समिति और TS सुब्रमण्यम समिति आज दोनों ही काम कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। और देखिए भारत में किस प्रकार की एजुकेशन पॉलिसी आती है, और वो सब अभी रिकमेंडेशन आनी बाकी हैं। शायद उन्होंने पिछले साल अगस्त सितंबर तक उन्होंने मांगी भी थी, पूरे भारत के लोगों से मांगा था कि क्या क्या चेंजेस होने चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। तो खैर वो था। तो आज हमने देखा पूरा एकदम एजुकेशन कहाँ से लेकर कहाँ तक। आप सबको क्या करना है, नोट्स में टेलीग्राम पे भेज दूंगा। टेलीग्राम वाला लिंक अगर नहीं है आपका तो टेलीग्राम आप नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब पर, तो नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। या आप मुझे मेरे नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि टेलीग्राम का लिंक, वहाँ मैं इससे रिलेटेड नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, जहाँ आपको ये सारे नोट्स के फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को ध्यान से रखिए। कल इवनिंग तक, यानी कि आज 9 तारीख है, 10 तारीख इवनिंग तक आप सब लोग को ऐप भी रेडी मिल जाएगा। हमारा कोचिंग का ऐप हमने तैयार कर दिया है और ऐप पर अब ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत जल्दी आपको डेट मिल जाएगी कब से स्टार्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक आपकी पढ़ाई के लिए।